गरीब दर्जी बहू की सिलाई मशीन। रोमा अपनी सास कविता और ननंद पायल के साथ रामपुर गांव में एक छोटे से घर में रहती थी। रोमा के पति आलोक का 2 साल पहले एक बीमारी के कारण देहांत हो गया था, जिसके चलते अब घर की जिम्मेदारी रोमा पर आ जाती है और घर खर्च चलाने के लिए रोमा गांव के लोगों के कपड़े सिलती है और उससे जो भी पैसे मिलते हैं उससे अपना घर का गुजारा करती है। अरे पायल, तुम आज कॉलेज नहीं गई? तुम्हारे तो एग्जाम शुरू होने वाले हैं ना? हाँ भाभी, लेकिन कॉलेज जाने का क्या फायदा? अब मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। मैंने अभी तक अपने एग्जाम की फीस नहीं जमा कराई है। अगले महीने तक मैंने फीस नहीं जमा कराई तो मैं एग्जाम नहीं दे पाऊंगी। ऐसे तो तुम्हारा पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। पायल, तुम फिक्र मत करो, मैं ज्यादा काम और मेहनत करूंगी जिससे मैं तुम्हारी कॉलेज की फीस जमा कर पाऊं। तुम बस अपनी क्लास जाओ और मन लगा कर पढ़ाई करो। इतना बोलकर रोमा जाकर अपनी सिलाई मशीन से कपड़े सिलने के लिए बैठ जाती है। अब रोमा दिन के 24 घंटे सिर्फ कपड़े सिला करती थी और जो भी उससे उसको पैसे मिलते थे वो उससे धीरे धीरे जमा करती रही। लेकिन महीने भर पैसे जमा करने के बाद भी रोमा के पास इतने पैसे नहीं जमा हो पाए थे जिससे वो पायल की एग्जाम फीस जमा करवा पाए। हे भगवान, ये तो बहुत कम पैसे हैं। इन पैसों में तो पायल कभी भी अपने एग्जाम नहीं दे पाएगी। अब मैं क्या करूं? पायल की एग्जाम फीस भरने के दिन नजदीक है। हे भगवान, अब क्या होगा? कुछ चमत्कार करो भगवान, अपने भक्तों पर दया करो। क्या हुआ बहू, तू रो क्यों रही है? सब ठीक तो है ना? माँ जी, महीने भर दिन रात मेहनत करने के बाद भी मैं पायल के एग्जाम फीस के पैसे नहीं जमा कर पाई। कुछ दिनों में फीस जमा करने की तारीख आने वाली है। अगर पायल की फीस नहीं जमा हुई तो वो एग्जाम नहीं दे पाएगी और उसका पूरा साल बर्बाद हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे? बहू, तू फिक्र मत कर, भगवान जो करेगा अच्छा ही करेगा। वो अपने भक्तों के साथ कभी भी नाइंसाफी नहीं कर सकता। मैं लाल टेकरी वाले मंदिर जा रही हूँ और वहां जाकर अपने घर की परेशानियों को दूर करने के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगी। कहते हैं लाल टेकरी के मंदिर पर जो भी भक्त सच्चे दिल से भगवान से प्रार्थना करता है उसकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। लेकिन माँ जी, लाल टेकरी का मंदिर तो पहाड़ के ऊपर बना है और आपके घुटनों में तो बहुत दर्द है। आप मंदिर में जाने के लिए चढ़ाई कैसे कर पाओगी? मैं एक काम करती हूँ, मैं लाल टेकरी के मंदिर चली जाती हूँ। लेकिन बहू, महीने भर से तुझे ढंग से नींद भी नसीब नहीं हुई है। अपनी हालत देख, कहीं तुझे रास्ते में चक्कर आ गए तो? माँ जी, आप फिक्र मत करिए, मुझे कुछ नहीं होगा। इतना कहकर रोमा लाल टेकरी के मंदिर जाती है और वहां जाकर भगवान से अपने परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करती है। भगवान के दर्शन के बाद जब रोमा घर लौट रही होती है तो रोमा को एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रही होती है। बेटा, तुम कौन हो और तुम रो क्यों रही हो? मेरा नाम परी है। मैं यहाँ खेल रही थी और खेलते खेलते गिर गई। देखो, मुझे यहाँ कितनी चोट लगी है। तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। एक काम करो, मेरा घर पास में ही है, तो मेरे साथ चलो, मैं वहां जाकर तुम्हारी मरहम पट्टी कर दूंगी। रोमा उस बच्ची को अपने साथ अपने घर ले आती है और उसकी चोट पर मरहम पट्टी करती है, जिसके बाद रोमा उसे खाने के लिए रोटी और साथ में नमक देती है। आप नमक और रोटी खाते हो? बेटा, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ये नमक रोटी खाकर ही हम लोग अपना गुजारा करते हैं। अब आपको रोज नमक और रोटी खाने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं आ गई हूँ ना। मतलब? रोमा इतना बोल ही रही होती है कि तभी वो 6 साल की बच्ची अचानक एक सुंदर परी के रूप में बदल जाती है, जिसे देखकर रोमा काफी हैरान होती है। तुम तो एक परी हो? हाँ, मैं परी हूँ और मेरा नाम लिली है। मैं अक्सर तुम्हें देखा करती थी कि तुम कैसे लोगों के कपड़े सिलकर अपना और अपने परिवार का गुजारा करती हो। इतनी परेशानियों के बाद भी तुम्हारा कभी भगवान से विश्वास नहीं उठा, इसीलिए मैं तुमसे प्रसन्न होकर तुम्हारे पास आई और तुमने मेरी मदद की। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि जिस सिलाई मशीन से तुम कपड़े सिलकर अपने घर का गुजारा करती हो, वो सिलाई मशीन आज के बाद एक जादुई सिलाई मशीन बन जाएगी। तुम उस जादुई सिलाई मशीन के सामने कोई भी कपड़ा काट कर रख दोगी तो वो खुद ब खुद उसे सिल देगी और इस जादुई मशीन से सिले हुए कपड़े सबको बहुत पसंद आएंगे। इतना कहकर लिली परी अपनी जादुई छड़ी से रोमा की सिलाई मशीन पर जादू करती है,
जिसके बाद लिली परी वहां से चली जाती है और रोमा लिली परी के जाने के बाद एक कपड़े का टुकड़ा लाकर उस जादुई सिलाई मशीन के पास रख देती है और देखते ही देखते वो जादुई सिलाई मशीन उस कपड़े को सिलकर एक सूट बना देती है। ये जादुई सिलाई मशीन ने तो सच में इस कपड़े को सिल दिया है। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है। अब मैं अपने घर की सारी कठिनाइयों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दूंगी। इतना कहकर रोमा उस सिलाई मशीन के सामने कई सारे कपड़े रखती है और देखते ही देखते वो जादुई सिलाई मशीन उन सारे कपड़ों को सिल देती है। रोमा, तुमने सूट तो बहुत बढ़िया सिया है। मैंने इस डिजाइन का सूट आज तक नहीं देखा था। आज के बाद मेरे सारे सूट तुम ही सिलोगी। जी क्यों नहीं। अब धीरे धीरे पूरे गांव में रोमा के हाथ के सिले हुए कपड़े सबको पसंद आते हैं, जिसके बाद अब गांव के हर कोई व्यक्ति रोमा के पास ही कपड़े सिलवाने के लिए आया करते हैं। रोमा, तुमने ब्लाउज तो बहुत ही सुंदर सिया है। इसका बैग तो काफी अच्छा लग रहा है। अब तो पूरी शादी में मेरा ही ब्लाउज सबसे अच्छा होगा। मैं तो कह रही हूँ तुम अपनी छोटी सी दुकान खोलो और अपने हाथ के बने हुए कपड़े बेचना शुरू कर दो। फिर देखना गांव में लोग बाजार में जाने के बजाय तुम्हारे यहाँ से कपड़े खरीदेंगे। सविता का आइडिया रोमा को बहुत ज्यादा पसंद आता है, जिसके बाद रोमा कतरन इकट्ठा करती है और रात में जादुई सिलाई मशीन के सामने रख देती है और देखते ही देखते कुछ ही देर में वो जादुई सिलाई मशीन सारे कपड़े सी देती है। सुबह होने के बाद रोमा सारे कपड़ों को देखकर बहुत खुश होती है, जिसके बाद रोमा अपने घर के बाहर ही एक छोटी सी कपड़ों की दुकान खोल लेती है और अपनी जादुई सिलाई मशीन से सिले गए कपड़ों को बेचना शुरू कर देती है। अरे वाह, तुमने तो बहुत प्यारे प्यारे और सुंदर सुंदर कपड़े सिए हैं। मैंने बाजार में भी इतने अच्छे कपड़े नहीं देखे जितने अच्छे कपड़े तुमने दिए हैं। एक काम करो, तो मुझे ये 2 सूट और ये एक फ्रॉक दे दो। रोमा को दुकान खोलने के बाद रोमा की अब दिन भर में बहुत अच्छी कमाई होने लग जाती है और वो कुछ ही दिनों में अपनी ननंद पायल की कॉलेज फीस के पैसे भी जमा कर देती है, जिसे पायल अपनी एग्जाम दे पाती है। भाभी, थैंक यू सो मच। अगर आप नहीं होती तो न जाने मैं अपनी एग्जाम कैसे देती। शायद मेरी साल भर की मेहनत खराब हो जाती। मेरे रहते हुए ये कभी नहीं होता। तुम बस अच्छे से अपनी एग्जाम दो, बाकी सारी जिम्मेदारी मुझ पर छोड़ दो। बहू, आज हम जो 2 वक्त की ढंग से रोटी खा पा रहे हैं सिर्फ तेरे ही कारण है। अगर तू न होती तो हम अभी भी सूखी रोटी और नमक ही खा रहे होते। माँ जी, ये सब तो भगवान की कृपा है और भगवान पर भरोसा रखने का फल है। आप लोग बस देखिए कि कुछ ही दिनों में हमारी परेशानी कैसे हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। रोमा के हाथ के सिले हुए कपड़े सारे गांव में सबको पसंद आते हैं, जिसके बाद रोमा अब अपने कपड़ों की दुकान बाजार में खोल लेती है। रोमा रोज उस जादुई सिलाई मशीन के सिले हुए कपड़े लाकर बाजार में बेचती और पूरे बाजार में अब हर कोई रोमा से ही कपड़े खरीदता था। धीरे धीरे रोमा की दुकान बढ़ती रहती है और रोमा और उसका पूरा परिवार एक छोटे से घर से निकलकर बड़े से बंगले में रहता है और अब रोमा अपने परिवार वालों के साथ एक खुशी भरी जिंदगी जीती है। तेज बारिश हो रही थी, तभी 7 साल की बच्ची रूही अपने सर को बोरे से ढककर अपनी सौम्य दीदी से लिपट जाती है। दीदी, कितनी तेज बारिश हो रही है। मुझे ठंड लग रही है और भूख भी। रूही बच्चा, थोड़ी देर इंतजार कर लो। आज किसी का संगीत है, मुझे उसके कपड़े जल्द से जल्द तैयार करने हैं। थोड़ा सब्र कर ले, फिर मैं खाना बना दूंगी। ठीक है दीदी, जल्दी करो। चिंता मत कर, मैं जल्दी जल्दी करूंगी। मुझे इन कपड़ों को सिलने के बाद जो पैसे मिलेंगे उससे तुझे मैगी बनाकर खिलाऊंगी। तुझे मैगी खानी है ना? हाँ दीदी। और दीदी, यहाँ तो बारिश का पानी भी आ रहा है। हाँ, आज बारिश बहुत ज्यादा तेज हो रही है। हमारा हल्का सा तंबू कहाँ संभाल पाएगा। मेरे पास पीछे बैठ जाओ। ये सुनकर रूही सौम्या के पीछे की ओर चली जाती है, जहाँ सूखा था। बेचारी 24 साल की सौम्या एक हल्के से तंबू को लगाकर अपनी छोटी 7 साल की बहन के साथ रहती थी। कुछ ही देर में वो कपड़े सिल लेती है। जहाँ बारिश बंद होने के बाद नव्या आती है। अरे, तुमने मेरी बहन का लहंगा और सूट तैयार कर दिया? सही से फिटिंग तो की है ना? हाँ, आप निश्चिंत रहिए, आपको फिटिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने बिल्कुल नाप से सिला है। ठीक है, ये लो पैसे। फिर नव्या सिले हुए कपड़े लेकर चली जाती है और उन मिले पैसों से सौम्या मैगी के पैकेट लाकर चूल्हे पर मैगी बनाती है और अपनी बहन को खिलाती है। दीदी, मजा आ गया। मैंने आपको कितने महीने पहले बोला था
और अब आप मुझे मैगी खिला रही हैं। हम हमेशा ऐसे गरीब ही रहेंगे क्या? कोशिश कर रही हूँ बस खर्च चलाने की। वो एक दिन जरूर आएगा जब मेरे पास और पैसे होंगे और मैं अच्छे स्कूल में तुम्हारा दाखिला करा दूंगी। हम अनाथ लोगों की जिंदगी ऐसे ही होती है। अगर वो हादसा नहीं होता तो शायद हम रोड पर ऐसे नहीं रह रहे होते। दीदी, आप भी मेरे हाथ से खाओ और मैं आपके हाथ से। हाँ, मुझे लोरी भी सुनाना। ठीक है ठीक है। और दीदी देखो ना, मेरी फ्रॉक फट गई है। आपने इतनी बार सील दिया है कि अब मैं ये दोबारा नहीं पहन सकती। सील कर नई दे दो ना मुझे। दिला दूंगी रूही, थोड़ा सब्र रख। दोनों बहनें एक दूसरे को अपने हाथ से मैगी खिलाते हैं। फिर सौम्या उसे लोरी सुना देती है। दरअसल सौम्या दर्जी की कला में माहिर थी, इसलिए सड़क पर रहते रहते वो दर्जी का काम भी करने लग गई थी, जिससे वो अपना और अपनी बहन का पेट पाल सकती थी। आसपास के लोग उससे 2-4 कपड़े दिन में सिलवा लिया करते थे। अगले दिन एक परेशान औरत अपनी बेटी का लहंगा लेकर आती है। ए लड़की, तुम इतनी गरीब हो, तुम्हारे पास आने का मन नहीं था, लेकिन मेरे पास कोई चारा भी तो नहीं था। मुझे पड़ोसन ने बताया कि तुम काफी अच्छे कपड़े सिल लेती हो, पर रहती तो इस तंबू में हो। एक बड़े फैशन डिजाइनर ने मेरे लहंगे की और ब्लाउज की फिटिंग दोनों बर्बाद कर दी है, और मैं नहीं चाहती कि वो डिजाइन बेकार हो जाए, इसलिए तुम इसे सही कर सकती हो तो बताओ। आप एक बार मुझे लहंगा दिखा दीजिए। देखो। अरे वाह, कितना प्यारा लहंगा है। आपने सही कहा, लहंगे का मार्जिन भी नहीं बचा है और ब्लाउज का डिजाइन भी खराब हो रखा है। आप मुझे 2 घंटे दीजिए, मैं इनको अभी ठीक करती हूँ। फिर सौम्या उस लहंगे और ब्लाउज को ठीक करने के लिए अपनी जान लगा देती है, जिसके बाद वो कहती है, देखिए मैंने ठीक कर दिया और एक नया डिजाइन भी डाल दिया ताकि दूसरे रंग के कपड़े का पता ना चले। अरे वाह, तुमने तो पहले से भी ज्यादा सुंदर बना दिया है। मैं तो हैरान हूँ, मानना पड़ेगा तुम में काफी अच्छी दर्जी की कला है। मुझे तो लगा रोड पर रहती हो तो मामूली सिलाई ही कर पाती हो। खैर, मेरी बहुत बड़ी चिंता को खत्म कर दिया। ये लो पैसे, पूरे 10,000 रुपए हैं। नहीं, आप बहुत ज्यादा दे रही हैं, इतना तो मैंने काम भी नहीं किया। अच्छा ठीक है, 5,000 ले लो। अब मना मत करना, क्योंकि तुमने बहुत बड़ा काम किया है। इस काम के अच्छे अच्छे डिजाइनर 50-50, 60,000 रुपए ले लेते हैं। आप कहती हैं तो ठीक है। अच्छा है मुझे पैसे मिल गए, मशीन को ठीक कर लूंगी, खराब चल रही थी, और उसके लिए तेल और धागे भी खरीद लूंगी, और मेरी रूही को 2-3 कपड़े दिला दूंगी। बेचारी की फ्रॉक खराब हो गई है। ये बोलकर सौम्या पैसे रख लेती है और मंजू चली जाती है। दीदी, मुझे माँ की बहुत याद आ रही है। आपके गले में माँ की तस्वीर है ना, मुझे एक बार दिखा दीजिए। देख लो, मैं तुम्हें ये लॉकेट दे देती हूँ, लेकिन तुम थोड़ी बड़ी हो जाओ, क्योंकि ये हमारी माँ की आखिरी निशानी है। ठीक है दीदी। वक्त गुजरता है। सौम्या ऐसे ही दर्जी का काम करके अपने घर का खर्चा चलाती है। एक दिन कार में बैठा राघव लैपटॉप पर प्रेजेंटेशन बना रहा था कि तभी उसकी गाड़ी के सामने एक छोटा सा बच्चा आ गया, जिसकी वजह से ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिया, जिसकी वजह से लैपटॉप गिरने पर राघव जैसे ही लैपटॉप को उठाता है तो उसके ब्लेजर की बाजू फट जाती है। ओह माय गॉड, ये क्या हो गया यार। मुझे अभी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, ऐसे तो नहीं जा सकता, क्या करूं गॉड। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई, पर सामने एक लड़की सिलाई मशीन लेकर बैठी है, आप वहां चले जाइए, वो जल्दी से सिल कर दे देगी। सही कहते हो, मेरे पास और कोई चारा भी नहीं है। राघव कार से उतरकर सौम्या के पास जाता है और अपना ब्लेजर देकर कहता है, अच्छा सुनिए, मुझे ना अभी किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग में जाना है, तो क्या आप इसे जल्दी से सिल कर दे देंगी? ठीक है, मैं कर देती हूँ साहब, 30 रुपए लूंगी, बाद में मना मत कर देना। अमीर लोग होते हैं ना, मना कर देते हैं, फिर मैं अपनी छोटी बहन को खिला पिला नहीं पाऊंगी। चिंता मत करो, मैं उस तरह का अमीर इंसान नहीं हूँ जो गरीब लोगों का पैसा खा जाते हैं। ठीक है, वैसे तुम अकेली रहती हो क्या अपनी छोटी बहन के साथ? माता पिता कहाँ हैं तुम्हारे? वो एक हादसे के शिकार में चले गए थे। जैसे ही सौम्या उसका ब्लेजर सिलती है तो गले का लॉकेट आगे आ जाता है, वैसा ही लॉकेट जैसा राघव घर पर हमेशा देखा करता था। ये लॉकेट कहाँ से मिला तुम्हें, और ये तुम्हारे गले में क्या कर रहा है? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये मेरे माँ की आखिरी निशानी है, ये मेरी माँ है। क्या? माँ?
इसका मतलब आप सौम्या और ये रूही है? बोलो। तुम्हें हम दोनों का नाम कैसे पता? कौन हो तुम? तभी कहूं कि मुझे आप जानी पहचानी से क्यों लग रही हो। दीदी, मैं आपका छोटा भाई राघव हूं। मुझे याद है वो हादसा। क्या राघव तो जिंदा है? मुझे तो लगा था उस बाढ़ में बस हम दोनों ही बचे हैं। आज भी मुझे वो दिन याद है। नाव में कौशल्या और मुकेश अपने 3 छोटे बच्चों के साथ थे। छोटी सौम्या ने अपनी बहन को चुन्नी से बांध लिया था। राघव, मेरा हाथ पकड़ ले कसकर। बच्चों, हाथ मत छोड़ना अपना, और मेरा लॉकेट तू पहन ले। कौशल्या ये कहती ही है कि तभी एक बड़ा सा बाढ़ का सैलाब आता है जिसमें सभी लोग अलग हो जाते हैं। बेहोशी में सौम्या लोगों को एक छोटी सी बच्ची के साथ मिलती है और उनके माता पिता की लाश होती है, पर राघव कहीं नहीं मिलता। उस वक्त मैंने माँ बाबा को देखा, छोड़कर जा चुके थे। उनके बाद रूही को मैंने ही दर्जी का काम करके पाला। तेरी उम्मीद तो मैं छोड़ ही चुकी थी। नहीं दीदी, मैं बच गया था। एक है जिन्होंने मुझे पाला पोसा है। मुझे यकीन है कि वो आपको भी मेरे साथ रख लेंगे। वो बहुत अच्छे हैं। अब मैं आपको यहाँ सड़क पर ऐसे दर्जी का काम करते हुए नहीं देख सकता हूँ। मेरी छोटी बहन, यहाँ पर ऐसे छुप मत। हाँ रूही, ये तुम्हारे बड़े भैया हैं। सच्ची भैया? इतना कहकर रूही राघव के गले लग जाती है। फिर राघव दोनों बहनों को कार में बिठाकर अपने घर ले आता है, जहां उसके नंद और यशोदा जैसे माता पिता ने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। देखो मैं किसे लाया हूँ। ये दोनों मेरी बड़ी और छोटी बहन है। पर बेटा, ये सब कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, ये गरीब है। जरूर कोई चालाकी की होगी इन दोनों ने। नहीं नहीं पापा, ये सच में मेरी बहन है। आपने मेरे माता पिता के बारे में जानना चाहा था। मैं आपको नदी के किनारे मिला था ना। दीदी के गले में माँ की तस्वीर है। कितने सालों से मेरी दोनों बहनें कठिनाइयों से जी रही है। मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकता था, इसलिए मैं उन्हें यहाँ ले आया। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। कब से मैं माँ बनना चाहती थी। पहले मुझे तू मिला और अब 2 बेटी की तमन्ना भी पूरी हो गई। ठीक कहा तुमने नंदिनी। आ जाओ बच्चों, मेरे गले लग जाओ। पिताजी, आप दोनों ने हमें अपना लिया। अब हमें माता पिता का प्यार भी मिल जाएगा, और आपने राघव का ख्याल रखा, उसके लिए धन्यवाद। तभी नंदिनी और सुभाष दोनों बच्चों को आशीर्वाद देते हैं। फिर दोनों बहनें नहाने धोने के बाद राजकुमारी की तरह तैयार हो जाती हैं। राघव उनके साथ बहुत मस्ती करता है। उसके लिए शहर में एक बहुत बड़ा बुटीक खुलवाता है, जहां वो सबके कपड़े सिलकर फेमस हो जाती है।